Hello friends, welcome back to the Hindu analysis. I am Ritesh Agarwal and I am going to take you through today's Hindu to look at all the relevant stories from CLAT 22 perspective. Okay, so let's get started. Let's first look at what all is in store. So front page article, GST collections dip in August. Syed Ali Shah Gilani passed away. We'll talk about him. Allahabad High Court says declare cow the national animal. High honor for naval aviation. 200 army personnel for Zapad exercise. And then the editorial section, some really good articles and editorials today. We have shortlisted 3 of them. For a bona fide press, fleeting cheers and gauging household income for microfinance clients. Okay, so a host of stories to cover today. Let's get started with the first one. So फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ डेटा आया है. जीएसटी कलेक्शंस डिप इन द मंथ ऑफ अगस्त. व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब टैक्सेस आपको याद होगा 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. राइट, डायरेक्ट टैक्स वेयर द बर्डन कैन नॉट बी पास्ड ऑन. ठीक है, बर्डन इज बियर बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज लेविड. इनडायरेक्ट टैक्स जहां पे बर्डन कैन बी पास्ड ऑन. राइट, तो जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है. राइट, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कलेक्शंस जो हैं, मंथली डेटा रिलीज होता है, उसमें ये कहा गया है कि रेवेन्यूज इन अगस्त फेल टू 1.12 लाख करोड़ फ्रॉम 1.16 लाख करोड़ कलेक्टेड इन द प्रीवियस मंथ. तो अगस्त में जुलाई के मुकाबले डिफरेंस आ गया. जुलाई में 1.16 लाख करोड़ का कलेक्शन था और अगस्त में 1.12 लाख करोड़ का था. तो मंथली बेसिस पे जीएसटी कलेक्शंस थोड़ा डिप कर गए हैं. बट अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो दिस इज 30% हायर देन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर. दैट मीन्स अगस्त 2019 से अगस्त 2020 को कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ 30% हाइक. बट रिमेंबर अगस्त 2019 वाज द टाइम पीरियड जब हम काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन से गुजर रहे थे. कोविड फर्स्ट वेव हिट कर चुका था और जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. तो ये लो बेस इफेक्ट की वजह से इतना हाइक देखने को मिल रहा है. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कह रही है कि ग्रोथ है, हमने 30% हाइक दिखाई है, बट एक्चुअली सिचुएशन उतनी रोजी नहीं है. तो जैसा हमने कल भी बताया था जीडीपी डेटा आने के बाद कि इकोनॉमी धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पे नहीं आ पाए हैं. ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं. ये बहुत फेमस लीडर हैं सैयद अली शाह गिलानी, जिनकी डेथ हो गई जम्मू एंड कश्मीर में. ही इज़ अ सेपरेटिस्ट लीडर, अलगाववादी नेता थे. ठीक है, ये चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान में मिल जाए. ठीक है, और ही इज़ द फाउंडर ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसे आज हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, तहरीक हुर्रियत. ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हुर्रियत एंड देन ही फाउंडेड तहरीक हुर्रियत, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. हुर्रियत स्प्लिट हो गई थी, उसका जो वायलेंट वाला पार्ट था हुर्रियत हॉकिश, उसके फाउंडर ये थे तहरीक हुर्रियत. ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको सैयद अली शाह गिलानी के बारे में बताता हूँ. ही वॉज अमंग्स द फाउंडर्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द घाटी जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, इनिशियली वॉज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड जमाते इस्लामी. ठीक है, जिसे बाद में बैन कर दिया गया. एंड देन he formed his own outfit in around 2004, तहरीक हुर्रियत. ठीक है, which was a more extremist part of हुर्रियत. He believed in armed struggle. ठीक है, and he advocated Jammu and Kashmir's accession with Pakistan. ठीक है, तो पिछले 10 सालों से हाउस अरेस्ट में थे. और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान से इनको बहुत प्यार मिला. क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तान में रहकर ये कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात करेंगे तो पाकिस्तान से तो प्यार मिलेगा ही. ठीक है, तो पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इन्हें, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है निशान पाकिस्तान, उससे नवाजा. ठीक है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है निशान पाकिस्तान, वो इन्हें कन्फर किया गया. और इवन इनकी डेथ पे इमरान खान साहब ने बहुत दुख व्यक्त किया है और कहा है कि हम एक ऑफिशियल मॉर्निंग सेरेमनी रखेंगे, यानी राष्ट्रीय शोक रखेंगे, और कंट्रीज फ्लैग विल फ्लाई हाफ मास्ट. ठीक है, तो ये ऑनर जो किसी इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनालिटी की डेथ पे दिया जाता है, ये पाकिस्तान उन्हें उनकी डेथ पर दे रहा है. ठीक है, तो अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सैयद अली शाह गिलानी पास्ड अवे. ठीक है, तो ये एक अपडेट था आज के न्यूज़पेपर में. अब ये एक थोड़ा अतरंगी अपडेट एक और था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेंच ने दिया कि डिक्लेयर काऊ एज द नेशनल एनिमल. तो जस्टिस शेखर यादव की बेंच थी जिन्होंने ये कहा कि काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए और काऊ प्रोटेक्शन को हिंदूज का फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए. ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड दैट द काऊ शुड बी डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल एंड गौ रक्षा और काऊ प्रोटेक्शन शुड बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द हिंदूज. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि काऊ हमारे कल्चर का सिंबल है,
It is a symbol of our culture and traditions, and we should protect our culture and traditions. Otherwise, we will see the fate of what has happened in the Afghanistan, that Taliban has captured it. तो ये थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ जाता हुआ जजमेंट है, ठीक है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। कुछ एक इंटरेस्टिंग उन्होंने रिमार्क और ऑब्जर्वेशन दिया है, तो ये भी एक न्यूज़ ही आज के द हिंदू में। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डिफेंस के साथ दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला अपडेट हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है प्रेसिडेंट्स कलर, ठीक है। प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो एक मिलिट्री आउटफिट को दिया जाता है, ठीक है, मिलिट्री की किसी भी यूनिट को दिया जाता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑनर फॉर एनी मिलिट्री यूनिट, ठीक है। प्रेसिडेंट्स कलर को हम निशान भी कहते हैं, मिलिट्री की भाषा में निशान कहते हैं, जिसे कोई भी जो यूनिट का सोल्जर होता है वो अपनी लेफ्ट स्लीव पे वियर करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स कलर को इस साल दिया गया है इंडियन नेवल एविएशन को, ठीक है, जो इंडियन नेवल एविएशन है उसे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल अवार्ड प्रेसिडेंट्स कलर एट INS हंसा गोवा। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी ये कहाँ होगी? इंडियन नेवल शिप हंसा इन गोवा, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड टू अ मिलिट्री यूनिट। सबसे पहले इंडियन नेवी को जब ये मिला था 1951 में, तब राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था, और अब इंडियन नेवल एविएशन को ये अवार्ड मिलने जा रहा है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस आर्टिकल में हिंदू ने दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। जैसे इंडियन नेवल एविएशन सेटअप हुआ था 1951 में, जब हमारे पास पहला सी लैंड एयरक्राफ्ट हमने एक्वायर किया था। 1953 में पहला नेवल एयर स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था INS गरुड़ा, 1953। 1957 में INS विक्रांत हमारे पास आया। 1958 में आर्म्ड फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट आए। 1959 में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 550 सेटअप हुई। 1976 में US से जो लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन लिए गए थे एयरफोर्स से, वो नेवी को मिले। 1987 में INS विराट आया, और फिर 2013 में बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट आए। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स दिए, बता रहा है कि इंडियन नेवल एविएशन की अभी तक की जर्नी कैसी रही है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग डेट्स और टाइमलाइंस के साथ है। आर्टिकल में तो बड़ा मिक्सअप करके दिया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में आपको ये सारे अपडेट्स दे दिए हैं। इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे INS विक्रांत के बारे में थोड़ा सा हमारे को पता होना चाहिए, INS विराट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले नेवल एविएशन सेटअप कब हुआ था 1951 में, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कुछ एक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा नोट कर लें, है ना। अच्छा, अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जेपैड 2021। जेपैड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये रशिया में होने वाली है। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी। क्या इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा? हाँ, इंडिया से 200 आर्मी के जवान इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स अ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, ठीक है। और चाइना और पाकिस्तान इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स है। तो 17 कंट्रीज में से 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है और 8 ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में इंडिया है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस, ठीक है। तो इंडिया विल पार्टिसिपेट, एंड देयर आर सर्टेन ऑब्जर्विंग कंट्रीज लाइक चाइना है, पाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इट्स अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज जो रशिया में होने जा रही है। रशिया में कहाँ पर होने जा रही है? निजनी रशिया, ओके। तो हमें मोटा मोटी पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, जेपैड है, कहाँ होने वाली है, रशिया। कितनी पार्टिसिपेंट्स हैं? 17 कंट्रीज हैं, 9 पार्टिसिपेटिंग, 8 ऑब्जर्वर। इंडिया इज अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, फॉर अ बोनाफाइड प्रेस। नाउ अब एडिटोरियल्स के बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स में कुछ बड़े अच्छे आर्टिकल्स आए। तो ये पहला आर्टिकल देखते हैं, फॉर अ बोनाफाइड प्रेस। ये बेसिकली मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन को लेकर के है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि 3 महीने के अंदर एक प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि 3 महीने के अंदर एक प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। क्यों? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो फेक जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, बट एक्चुअली इनका काम जर्नलिज्म है नहीं, इन लोगों को सिस्टम से हटाने की ज़रूरत है। और वो कब होगा? जब एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो इन्होंने कहा कि एक प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु जो है जर्नलिस्ट के लिए लाइसेंसेस इशू करेगी, और जिसके पास प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु से एक्रेडिटेशन होगा वही जर्नलिस्ट कहलाएगा। अदरवाइज हम किसी को जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। और अगर किसी जर्नलिस्ट पे कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई करने का हक भी इसको ही होगा। तो कोर्ट wants the state level press council to weed out fake journalists, regulate the distribution of identity and accreditation cards, and the recognition of media bodies, besides relieving and disposing of complaints around the media. तो broadly क्या काम है? फेक जर्नलिस्ट को हटाना है,
प्रॉपर लाइसेंसेस देने और कंप्लेंट्स को हैंडल करना है। अभी ये काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, बट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्रॉपर एनफोर्सिंग पावर्स नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को वो पावर देने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जो कि फेक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट है, और हो सकता है इस तरह की चीज़ें बाकी स्टेट्स में भी फॉलो की जाए। तो इट्स अ गुड जजमेंट, इट्स अ जजमेंट विच इज़ इन न्यूज़, तो ये हम थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ लेंगे, अच्छा आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल है फ्लीटिंग चीयर। ये देखो, मैंने कल की न्यूज़, अगर आपने हिंदू एनालिसिस पढ़ा हो तो मैंने कल बात की थी कि आज जीडीपी पे न्यूज़ आई है और कल जीडीपी पे आर्टिकल आएगा, और आ गया है आज के हिंदू में आर्टिकल। तो जीडीपी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, 100% आर्टिकल एक्सपेक्टेड था और आर्टिकल आया है। अब जीडीपी नंबर्स और जीवीए नंबर्स को कल मैंने थोड़ा ब्रॉडली समझाया था, उसके और कुछ रेपरकशंस आज के में आए हैं जो थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। तो बेसिकली न्यूज़ क्या आई थी कि फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट्स आए थे। फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल टू जून 2021 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेटा आया था, और वो ये बताता था कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर था, यानी अप्रैल टू जून 2020, उससे इस साल जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 20.1% रही है। ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 18.8% बढ़ा है। ठीक है, बट जैसा मैंने बताया कि 2020 में हमारा डेटा इतना डिप्लीटेड था, 2020 में इकोनॉमी की हालत इतनी खराब थी, कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, 25% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो 25% कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर 20% बढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा मजेदारी वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा शोज जीडीपी एक्सपेंडेड 20.1%, ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्सपेंडेड बाय 18.8%। द नंबर्स हाउएवर शो अ डिफरेंट पिक्चर व्हेन कंपेयर्ड विद ईदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब अगर हम अप्रैल टू जून 2021 को कंपेयर करें जनवरी टू मार्च 2021 से, तो भी हम देखेंगे कि अप्रैल टू जून का डेटा कम आया है। और अगर हम प्री पैंडेमिक 2019 से कंपेयर करें, 2020 से, तो हमने देखा कि 20% ग्रो कर रहा है, बट 2020 तो पैंडेमिक ईयर था ना, आप उसको 2019 में ले जाओ। ठीक है, आप ये कहो कि 2019 में अप्रैल टू जून का क्या डेटा था, तो उसमें भी हमारा काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। तो यानी हमारी इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी को दिखाया जा रहा है कि रोजी पिक्चर, वी शेप्ड रिकवरी, इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल पे हम नहीं आए। हाँ, देयर आर एनकरेजिंग साइंस, उठने लगी है, बट अभी भी पूरी तरह से नॉर्मलसी आने में वक्त लगेगा। अच्छा, तो जैसे ये बताता है ग्रॉस वैल्यू एडेड भी खाली 2 सेक्टर्स का, 8 सेक्टर्स में से खाली 2 सेक्टर एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज वगैरह का बिल, ये जीवीए आउटपुट बढ़ा है। इनफैक्ट प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट कंजम्पशन है, वो ईयर ऑन ईयर 19.3% बढ़े हैं, बट अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो 17.4% कम हुआ है। यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी गवर्नमेंट का खुद का खर्चा, गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे ताकि इकोनॉमी को ऊपर खड़े होने में मदद मिले, मार्केट में पैसा आए, लिक्विडिटी आए। बट गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। मार्केट में अगर पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, राइट? हाँ, बट आर्टिकल कहता है कि देयर हैव बीन सम साइंस ऑफ सम ट्रैक्शन। उन्होंने कहा कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, जैसे ज़्यादातर स्टेट्स ने अब अपने ओपन करना शुरू कर दिया, लॉकडाउन हटने लग गए हैं, मार्केट दोबारा से खुलने लग गए हैं, इकोनॉमी दोबारा से ओपन अप होने लगी है, तो धीरे धीरे वो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ग्लोबली भी हो रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूएस, यूरोप, ज़्यादातर जगह अब ओपन होने लग गया है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी थोड़ा सा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, वो तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस है जो हमें बता रहे हैं कि अभी हालात शायद पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, मगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में हम फिर से प्री पैंडेमिक लेवल टच कर सकते हैं और उससे ग्रो भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, काफ़ी जगह अभी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी आया है, उसमें बताया गया है कि राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट बिजनेसेस के लिए इंक्रीज हो गई है। दूसरी बात अनसर्टेनिटी है, अब लोगों को पता नहीं ना कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। केरला में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी इंडिया में धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, तो अभी हायरिंग नहीं बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, कंपनीज हायर नहीं कर रही है, उनको नहीं पता कि आने वाले समय में मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे ऑफिस बंद रखने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी हायरिंग नहीं हो रही है। दूसरी बात मॉनसून रेन्स इन डेफिसिट, ये पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा सेटबैक रहा है। इस साल बारिश नहीं हुई है, जो आईएमडी का फोरकास्ट था उससे काफ़ी शॉर्टफॉल रहा है, ऑलमोस्ट 24% का शॉर्टफॉल है। तो मॉनसून ख़राब हुआ है, मॉनसून ख़राब होने का मतलब फसलें नहीं होंगी, अनाज नहीं होगा, तो दैट विल हैम्पर इकोनॉमी अ लॉट। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पैसा घूमता है। ठीक है, तो ये नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये आर्टिकल थोड़ा मोटा मोटी इकोनॉमी के बारे में एक अच्छा आर्टिकल है, ये भी आप पढ़ सकते हो, छोटा सा आर्टिकल है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और आज का जो बेस्ट आर्टिकल है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया, गॉजिंग हाउस होल्ड
इनकम इज की फॉर माइक्रो फाइनेंस। देखो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी माइक्रो फाइनेंस के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। तो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एकदम गरीब लोग होते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, इतने गरीब की और स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ठीक है, जैसे आपके कूली हो गया, रिक्शा पुलर हो गए, बैगर्स हो गए, ठीक है, जिनके पास कोई बहुत रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता, ठीक है, या मतलब एटलीस्ट दे आर नॉट अंडर सैलरीड एम्प्लॉइज, तो फिर उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं होते, तो ऐसे लोगों को बैंक से लोन मिलना भी लगभग नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे लोगों को लोन देने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे लोगों को छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्हें हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई ने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, ठीक है। क्या नाम है रेगुलेशंस का? कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, जून 2021 में ये जारी किए गए थे। और इनकी क्या खास बात है? इन्होंने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को जो भी ऑपरेशंस हैं वो सब एक सेंट्रलाइज्ड फिगर के अराउंड फोकस करने चाहिए, और वो फिगर है हाउस होल्ड इनकम। आप जिसको लोन दे रहे हो उसकी मंथली इनकम क्या है, पहले ये एसरटेन करो, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन ही हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पे रखी है। इन्होंने कहा है माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है? कोलैटरल फ्री लोन्स। ऑब्वियसली ऐसे गरीब लोग हैं तो उनके पास कुछ जेवर वगैरह रखने के लिए तो है नहीं, सिक्योरिटी तो है नहीं, अगर सिक्योरिटी होती तो वो गरीब नहीं होते, राइट। तो लोगों को जो लोन्स दिए जाते हैं वो कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है? कोलैटरल फ्री लोन्स टू हाउस होल्ड्स विद एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ 1,25,000 एंड 2 लाख। तो ऐसे लोगों को लोन देना जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम, सालाना इनकम गांव में 1,25,000 है और शहर में 2 लाख रुपए, ठीक है, यानी पर मंथ 15 से 20,000 रुपए से कम है, ठीक है। ऐसे फैमिलीज को लोन देने को हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अब आप माइक्रो फाइनेंस अगर ऑफर कर रहे हो तो पहले आपके पास ये फिगर होना तो चाहिए कि आप जिसको लोन दे रहे हो उसकी एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, तो इन्होंने कहा कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट। तो इन्होंने कहा पहली बात तो जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए ये असेस करने के लिए कि जिसको वो लोन दे रहे हैं उसकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। फिर इन्होंने कहा कि जो लोन रीपेमेंट है, यानी आपका जो ईएमआई अमाउंट है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, वो 50% ऑफ मंथली इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है तो आपकी जो आपको वो लोन रीपेमेंट करेगा वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो 10,000 से ज्यादा की आपकी किस्त बन रही है तो वो उसके लिए बर्डनसम होगा और ये एक विन विन मॉडल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो आप लोन इतना ही दे सकते हो कि उसकी ईएमआई इतनी ही आए कि उसकी मंथली इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम पे इतना फोकस है, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम में उन्होंने कह दिया 50% से ज़्यादा ईएमआई नहीं हो सकती, आपको बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंस अगर हाउस होल्ड इनकम को दिया गया है तो हाउस होल्ड इनकम को एक्यूरेटली मेजर करना ज़रूरी है। और एक्यूरेटली मेजर करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देखो अब ये जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर की एनुअल इनकम मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि फार्मर की मान लो 6 महीने जब वो फसल उगा रहा है तब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं आता, जब वो 6 महीने बाद फसल उग जाने के बाद एकदम से उसके पास पैसा आता है। तो एक एवरेज एनुअल इनकम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जितने टाइम वो शहर में काम कर रहा है, गाँव छोड़ के शहर गया, उतने टाइम उसको काम मिल रहा है, उतना काम कर रहा है, तब तक उसके पास पैसा आ रहा है। जब वो गाँव वापस चला गया तो उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनका सीजनल इनकम है, कोई फ्लावर फूल वाला है, या इसमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो वो जितने टाइम में उसका बिक रहे हैं, कोई सीजनल दुकानदारी किसी ने लगाई है पटाखों की, तो जितने टाइम पे बिक रहे हैं उतने टाइम पे चल रहा है, उतने टाइम पे बचे हुए टाइम पे उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो स्पेशली ये जो लो इनकम ग्रुप है इनकी एवरेज इनकम निकाल पाना मुश्किल है। इसीलिए गवर्नमेंट का अभी तक का अप्रोच क्या है कि हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकाल लेते हैं कि भैया ठीक है, हो सकता है आज इस महीने तुम्हारे पास इनकम नहीं आई मगर खर्चा तो हो रहा है, तो तुम कितना खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से हम तुम्हारी इनकम का आइडिया लगा लेंगे। बट खर्चे भी तो फिक्स नहीं है। अब खर्चे भी इनकी, क्योंकि आज मैंने उधार ले लिया, मेरे को अगले 6 महीने में फसल लगानी है, तो मैंने आज उधार ले लिया तो ब्याज चालू हो गया, इंटरेस्ट चालू हो गया, तो फिर 6 महीने बाद मेरे पास इनकम आ जाएगी, मैंने वो उधार चुका दिया, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बहुत वेरी कर रहा है। तो बहुत मुश्किल है जो लो इनकम ग्रुप है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनकी कोई सैलरी नहीं है, जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनकी इनकम का एक्यूरेट असेसमेंट करना, ठीक है। लेकिन ये करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तो उसके कुछ अलग फ़ायदे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो एक प्रॉपर आइडिया लगा पाएंगे कि यार ये व्यक्ति लोन मेरा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसको मैं लोन दूंगा तो लोन डूब तो नहीं जाएगा, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है कि हम बंदे की इनकम के हिसाब से उसका रीपेमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि अगले 6 महीने इसके पास अच्छी इनकम आएगी, तो हम उसको कहेंगे कि 6 महीने अगले तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं, तुम 6 महीने थोड़ा ज़्यादा EMI पे कर दो, और उसके 6 महीने बाद तुम्हारे पास प्रॉब्लम रहेगी तो हम 6 महीने तुम्हें कम EMI कर देंगे। ठीक है, इस तरह के शेड्यूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि बंदा अपनी क्षमता से ज़्यादा लोन ना ले, ओवर इंडेटेडनेस ना हो। ऐसा ना हो कि बंदे की इनकम जितनी है उससे काफ़ी ज़्यादा उसके पास लोन हो गया जितना वो चुका नहीं सकता, और फिर अल्टीमेटली फार्मर सुसाइड्स के जैसे केसेस होते हैं वैसे केसेस ना हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है माइक्रो फाइनेंस के बारे में आज के न्यूज़पेपर में ऑपेड सेक्शन में, जो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। कल हम बात कर रहे थे कि BCCI ने IPL के लिए 2 नए फ्रेंचाइजीज के लिए टेंडर फ्लोट किए हैं, और मैंने उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि BCCI के करंट प्रेसिडेंट कौन है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी, आप में से काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और सही जवाब दिया है कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली इज नाउ द BCCI प्रेसिडेंट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। एक और आसान सा क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछता हूँ। माइक्रो फाइनेंस के बारे में आज हमने बात की, तो बांग्लादेश में एक बहुत फेमस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ग्रामीण बैंक, जिसके जो फाउंडर थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस रेवोल्यूशन बांग्लादेश में शुरू किया था, जिससे काफ़ी लोग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, गरीबी के एक्सट्रीम से बाहर आए। आपको मुझे इनका नाम बताना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक हु इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ये जवाब अगेन आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ मैं आपसे कल मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।